हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। यूपीएचएससी हुआ करता था पहले, अभी नया आयोग बन गया है। प्रोसेसिंग इसमें काफी चल रही है तेजी से। अभी जल्दी आपको इसका एग्जाम का कैलेंडर भी देखने को मिलेगा। इसका एक पोर्टल भी बना दिया है, अभी उसका भी अपडेट शेयर कर देंगे आपके साथ। एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। 29 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। टेस्ट नंबर 30 आज डिस्कस करेंगे। टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा। वेबसाइट विजिट करके ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पे कांटेक्ट करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। आपके एग्जाम में 30 क्वेश्चन आते हैं इस पेपर में, और हम भी हर टेस्ट में आपको 30 ही दे रहे हैं। नोट्स भी मिल जाते हैं आपके सिलेबस के इसमें कंप्लीट। इसके अलावा जो टेस्ट सीरीज में दिया जाता है, उसके अलावा आपको और कुछ को ना कोई बुक ना कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। पिछले काफी सालों से इसकी तैयारी करवा रहे हैं और इसमें आपका अच्छा स्कोर हो जाता है। मिनिमम 20 तो इजीली हो ही जाता है, 24-25 तक भी अगर आप इसको रेगुलर फॉलो करते हैं टेस्ट सीरीज को तो हो जाता है। लेट्स बिगिन। समीर ऐप हाल ही में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? समाचारों में देखा गया है ये समीर ऐप, ये किससे संबंधित है? देखिए अभी रिसेंटली ये न्यूज में है। जो समीर ऐप है ये है एयर क्वालिटी इंडेक्स, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक का हर 1 घंटे में पर आवर ये अपडेट देता है। देश में अभी 100 सिटीज, कितने देश के 100 से अधिक शहरों के लिए जो एयर क्वालिटी है उसकी ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। और यहाँ पे इसमें देखते हैं आप में तो ये कलर कोडिंग भी है, कलर कोडिंग भी प्रोवाइड करवाता है। इसमें किसी विशेष क्षेत्र में कचरा डंपिंग या सड़क की धूल, वाहनों से जो उत्सर्जन या अदर जो पोल्यूशन से संबंधित मुद्दे हैं उनको भी आप ट्रैक कर सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वायु प्रदूषण। नाविक सागर परिक्रमा अभियान सेकंड में इस्तेमाल किए गए भारतीय नौसेना के नौकायन पोत का क्या नाम है? ये काफी चर्चा में अभी। समुद्री जो कौशल है और जो साहस है उसके उत्सव को ये जारी रखते हुए ये अभियान जो है इसका सेकंड है ये। और इसमें भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारी है, इसलिए और भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना। लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा और दिलना, ये 2 इसमें सवार होके और पूरी दुनिया भर की परिक्रमा कर रही है। और ये एक ऐतिहासिक समुद्री अभियान है जो 240 दिनों तक जो 4 कॉन्टिनेंट है, 4 कॉन्टिनेंट 3 महासागर इनको कवर करेंगे। लगभग 23,400 समुद्री मील की यात्रा करेंगे और ये एक समुद्री इतिहास में काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये एक तरीके से जो आत्मनिर्भर भारत है उसका मैसेज पास करने के लिए ये किया गया है। और अभी ये 2 अक्टूबर से शुरू किया था। ये काफी इंपॉर्टेंट है। 2 अक्टूबर को रवाना हुई है ये दोनों लेफ्टिनेंट कमांडर। निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है? कौन सा ग्रह है जिसका कोई चंद्रमा नहीं है? एक क्वेश्चन इस तरीके का पूछा जाता है कि किसका कौन सा सैटेलाइट है, नहीं है, मून किसका है, नहीं। ये बुध और शुक्र, बुध और शुक्र 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके पास चंद्रमा नहीं है। और उसकी वजह क्या है? क्योंकि एक तो वो सूर्य के नजदीक है और दूसरा क्या है? ग्रेविटी। सूर्य के नजदीक है और उसके जो ग्रेविटी है सूर्य की उसके बहुत करीब है, इसलिए इनका कोई चंद्रमा नहीं है। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान में संशोधन, ये कहां से लिया गया है? तो ये हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। एक क्वेश्चन कई बार आपके किसी शिफ्ट में आता है इस तरीके का। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विशेष आहरण अधिकार जारी करती है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स
ये कौन सी इंस्टीट्यूट, कौन सी संस्था जारी करती है स्पेशल ड्राइंग राइट्स? एक्चुअली ये एक अंतरराष्ट्रीय परिसंपत्ति है एसडीआर, और इसको बनाया गया था, एसडीआर को 1969 में किसने बनाया था? आईएमएफ ने। आईएमएफ जारी करता है ये, आईएमएफ का। और इसका उद्देश्य क्या है? जो इसके मेंबर कंट्रीज हैं उनकी जो आधिकारिक भंडार है उसको एक पूरक बनाना। और एसडीआर क्या है? एसडीआर ने तो कोई मुद्रा है और नई आईएमएफ का इस पे दावा है। ये एक आईएमएफ के जो सदस्य हैं वो स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंटली इसको यूज कर सकते हैं, मुद्रा पर उनका संभावित दावा है, और इससे ही एसडीआर का आदान प्रदान किया जाता है। जो भी आईएमएफ के मेंबर हैं वो इसका आदान प्रदान करते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किन संगठनों की स्थापना की थी? इनमें से कौन से संगठन है जिनकी स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1915 में की गई थी, और ये पंडित मदन मोहन मालवीय का योगदान था, उन्होंने की थी। और दूसरा हिंदू महासभा है, इसकी स्थापना 1914 में की थी। और ये पूछा जाता है कई बार कहां पे की थी, तो ये अमृतसर में की गई थी। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा फर्स्ट एंड थर्ड। किगाली समझौता एक महत्वपूर्ण कदम है जिसमें निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल में संशोधन का प्रस्ताव है? देखिए, 1 जनवरी 2019 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, और उसी में जो किगाली संशोधन है वो लागू हुआ था 1 जनवरी 2019 को। किगाली संशोधन कहता है जो भी इसमें देश हैं वो अगले 30 साल तक, अगले 30 इयर्स तक इन्होंने एक एग्रीमेंट किया है कि जो HFC है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, इसका 80% तक कम करने का इसमें वादा किया है, जितने भी इसके मेंबर कंट्री है, जो भी सिग्नेटरी है उनका। ये संशोधन अमेरिका और यूरोप जैसे जो विकसित देश हैं उनको 2036 तक जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हैं उनके उत्पादन और खपत को जो 2012 का स्तर है उससे लगभग 15% तक कम करना चाहिए उनको भी। हालांकि जो डेवलप्ड कंट्री है वो इसको ना तो इस पे जो डेवलपिंग कंट्री उनको पैसा देते हैं, फंड देते हैं, और ना वो अपने यहाँ कम करते हैं, बल्कि वो क्रिटिसाइज करते रहते हैं बाकी जो डेवलपिंग कंट्री है उनको। अब इनमें 2012 का रेफरेंस लेके और जो डेवलपिंग कंट्री है उनको 2036 तक सिर्फ 15% ही कम करना है, जबकि जो बाकी सिग्नेटरी है उनको 30 साल में 80% कम करना है। भारत, पाकिस्तान, बहरीन, ईरान, सऊदी अरब, कुवैत, ये जो देश हैं जो जहां पे थोड़ा क्लाइमेट हॉट रहता है, गर्म देश, गर्म कंट्री कह सकते हैं जो क्लाइमेट वाइज, ये एक छोटा ग्रुप है, इसको 2028 तक इसका उपयोग बंद कर देना चाहिए। ये कह रहा है किगाली कि जो भारत, पाकिस्तान, बहरीन, ईरान, सऊदी अरब और कुवैत जैसे जो गर्म देश है इनको 2028 तक ही इसका यूज बंद कर देना चाहिए। तो ये है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। हाल ही में खबरों में रहा काली टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? काली टाइगर रिजर्व कहाँ पे स्थित है? यह भी चर्चा में था, काली टाइगर रिजर्व। उसकी वजह है, एक तो यहाँ पे टाइगर, काफी टाइगर हैं यहाँ पे, 50+ टाइगर हैं, और ये टाइगर क्या है कि यहाँ से गोवा की तरफ चले जाते हैं। तो यह भी चर्चा में था इसको लेके। और काली टाइगर रिजर्व अभी कंजर्वेशन भी हो गया, कंजर्वेटिव एरिया है, ये एक संरक्षित क्षेत्र है, बाघ रिजर्व है, और उत्तर कन्नड़ा में है, ये कर्नाटक में। जो ब्लैक पैंथर हैं उनके लिए फेमस है ये। वह शोध जो किसी घटना की वर्तमान स्थिति की जांच करने के लिए एक ही समय में डेटा एकत्र करता है, वो किस विधि के अनुरूप है? ये ऐसा कौन सा शोध है जो किसी घटना की वर्तमान स्थिति की जांच करने के लिए एक ही टाइम पे, एक ही समय में डेटा कलेक्ट करता है? किस शोध के डिजाइन के अनुरूप है ये? तो ये क्रॉस सेक्शनल शोध की जो डिजाइन है उसके अनुरूप है ये। कारमन रेखा क्या है? कारमन रेखा क्या है? कारमन रेखा समुद्र तल से जो
100 किलोमीटर ऊपर एक इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी काल्पनिक सीमा है ये एक, लगभग 62 मील 100 किलोमीटर ऊपर। और जहां पे किसी यान की उड़ान भरने की जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, उसको नियंत्रित करने वाले जो भौतिक नियम है वहां पे बदल जाते हैं। ये जो रेंज आ जाती है यहाँ पे, जो उड़ान भरने की जो कोई भी यान हो उसकी जो कैपेसिटी है उसकी, वहां पे फिजिक्स के लॉ अलग होते हैं, इसलिए ये इसको कारमन रेखा कहा जाता है। पी नाथ मिश्रा का नाम किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना से जुड़ा हुआ है? पी नाथ मिश्रा, इनका किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना के साथ जुड़ा हुआ है? देखिए, प्रथम प्रमथनाथ मिश्रा है ये, प्रमथनाथ मिश्रा, और इन्होंने स्थापना की थी अनुशीलन समिति की। ये इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे कि अनुशीलन समिति की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो अनुशीलन समिति की स्थापना श्री अरविंदो, देशबंधु चित्तरंजन दास, सुरेंद्र नाथ टैगोर, जतेंद्र नाथ बैनर्जी, इसके अलावा जो भूपेंद्र नाथ दत्ता हैं, बारेंद्र घोष हैं, ये लोग इससे जुड़े हुए थे। और प्रमथनाथ मिश्रा ने 1902 में, मार्च 1902 में, 24 मार्च 1902 को इसकी स्थापना की थी। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में किस अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन में शामिल हुए थे? गांधी जी साउथ अफ्रीका में किस आंदोलन में शामिल हुए थे? वो किस अधिनियम के विरुद्ध शामिल हुए थे? एक था एशियाई पंजीकरण अधिनियम। एशियाई पंजीकरण अधिनियम क्या था? जो एशियाई मूल के लोग हैं उनको पंजीकरण करवाते थे साउथ अफ्रीका में। तो गांधी जी इसको कहते थे कि ये ब्लैक एक्ट है, ब्लैक एक्ट है। और गांधी जी के आंदोलन के बाद इसको रद्द भी कर दिया था वहां पे। ये 1906 में किया था गांधी जी ने इसके खिलाफ आंदोलन। इसमें क्या होता था? अंगूठा लगवाते थे, अंगूठा लगा के और एक सर्टिफिकेट बनाते थे। इंडियंस या एशियंस जो थे उनके लिए अलग से उनका अंगूठा लगवा कर एक सर्टिफिकेट बनवाते थे। सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को किस हिमालय के रूप में जाना जाता है? देखिए, सतलज और काली रिवर, इनके बीच का जो हिमालय है उसको किस नाम से जाना जाता है? हिमालय का जो विभाजन है पश्चिम से पूर्व की तरफ अगर देखा जाए तो इस आधार पर विभाजन किया गया है। हिमालय का विभाजन कैसे किया गया है? वेस्ट टू ईस्ट। अब इसमें कौन कौन सा है? वेस्ट टू ईस्ट की बात करें तो पंजाब हिमालय आ जाता है। पंजाब हिमालय के बाद में देखेंगे तो आप कुमाऊं हिमालय है। इसके बाद में देखेंगे तो नेपाल हिमालय है, और फिर आसाम हिमालय है। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम पंजाब हिमालय की बात करें तो ये सिंधु, इंडस और जो सतलज है, इसके बीच का, सिंधु और सतलज के बीच का जो हिमालय रीजन है वो पंजाब हिमालय कहलाता है। कुमाऊं रीजन की बात करें, कुमाऊं हिमालय की, तो ये सतलज और सतलज से काली के बीच का जो हिमालय है वो कुमाऊं हिमालय है। नेपाल हिमालय की अगर हम बात करें तो ये काली टू तीस्ता, काली और तीस्ता के बीच का जो हिमालय रेंज है वो नेपाल हिमालय कहलाता है। और फिर आसाम हिमालय है तीस्ता टू दिहांग। ये रिवर्स हैं। सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच का जो हिमालय है वो पंजाब हिमालय कहलाता है। फिर सतलज से काली के बीच का कुमाऊं हिमालय है। काली से तीस्ता नेपाल हिमालय, और तीस्ता से दियांग आसाम हिमालय। हमसे सतलज और काली का पूछा है तो कुमाऊं हिमालय। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप कई बार क्या है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। इससे क्या हमें सपोर्ट बना रहता है आपका। और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो आपकी रेगुलरिटी बनी रहती है, आपको टेस्ट नोट्स मिलते रहते हैं।
जलियांवाला बाग हत्याकांड से ठीक पहले निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी, कौन सा इंसिडेंट था जिसके बाद ये जलियांवाला बाग जो हुआ था वहां गैदरिंग हुई थी, फिर ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। एक रोलेट एक्ट पास किया गया था। इसको इंपीरियल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने 21 मार्च 1919 में रोलेट एक्ट पास किया था। और इससे सरकार को, मतलब सरकार बिना किसी मुकदमे के और बिना किसी दोष सिद्धि के किसी भी व्यक्ति को सलाखों के पीछे डालने का उनके पास अधिकार था। मूल रूप से जो बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार है उसको निलंबित कर दिया था। हीबस कॉर्प्स है, जैसे अभी आपने सुना होगा और ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है आपसे, हीबस कॉर्प्स का एक रिट है हीबस कॉर्प्स। इसमें क्या होता है कि आप सामने पेश कीजिए। अभी सदगुरु वाला जो मामला हुआ था, सदगुरु वाला केस आपने सुना होगा अगर आप रेगुलर अपडेट रहते हैं न्यूज के, तो वहां क्या था कि 2 महिलाएं थी जो पिछले काफी सालों से वहां रह रही थी उनके आश्रम में, और उनका जो फादर थे या मदर थे, किसी ने कर्नाटक हाई कोर्ट में जाके और वहां पे रिट लगाई कि जबरदस्ती रखा जा रहा है, वहां पे कोई डॉक्टर रहता है जो रेप वगैरह इस तरीके के मामले थे। तो कर्नाटक हाई कोर्ट ने इसमें कहा कि भाई पेश कीजिए, तो उनको पेश किया गया। उन्होंने कहा हम हमारी मर्जी से रह रहे हैं, और इस तरीके का पहले 7-8 साल पहले हमारी मदर ने भी केस लगाया था, इस तरीके का कोई केस था। बाद में वो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने पूरा अपने अंडर में लिया और जो हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स थी वो रोक दी, और इस तरीके का हुआ था। यहाँ पुलिस वगैरह चली गई थी इनके आश्रम में। जबकि हीबस कॉर्प्स में ऐसा ही होता है कि सिर्फ सामने पेश कर दो कोर्ट के, उतना ही उसका ज्यूरिडिक्शन होता है। पर फिर जजों का खुद का अलग अलग, सबका अपना विवेक भी यूज होता है कई बार। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मेलन खतरनाक पदार्थों से संबंधित नहीं है? जो खतरनाक पदार्थ हैं उनसे संबंधित इनमें से कौन सा सम्मेलन नहीं है? देखिए, अगर हम बात करें स्थायी जो कार्बनिक प्रदूषक हैं उन पे हुआ था स्टॉकहोम सम्मेलन। ये स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था 2001 में, 2001 में, मई 2001 में, 22 मई 2001 को स्वीडन में हुआ था ये। और ये कब लागू हुआ? इसको अडॉप्ट किया गया था 22 मई 2001 को, और ये लागू हुआ था 17 मई 2004 को, स्टॉकहोम सम्मेलन। और ये किस पे है? स्थायी कार्बनिक प्रदूषक। अब हम बात करें अगर खतरनाक कचरे का जो सीमा पार आवागमन है और उसके निपटारे के लिए एक सम्मेलन हुआ था कि जो कचरा समुद्र से जा रहा है उसको लेके, और ये हुआ था बेसल सम्मेलन हुआ था 1989 में। 22 मार्च 1989 को ये हुआ था बेसल में, और ये बेसल कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। इसके अलावा जो रॉटरडैम सम्मेलन है, रॉटरडैम कन्वेंशन कब हुआ था? 1998 में हुआ था ये, और ये भी स्विट्जरलैंड में ही है रॉटरडैम भी। और इसको लागू कब किया गया था? फरवरी 2004 में इसको लागू किया गया था। अडॉप्ट इसको 1998 में किया गया था। ये भी जो कीटनाशक हैं, औद्योगिक रसायन हैं, उन्हीं को लेके ये किया गया था। बान सम्मेलन है, ये इससे रिलेटेड नहीं है। निम्नलिखित में से कौन अंतरराज्य परिषद एवं नीति आयोग की जो शासकीय परिषद है, गवर्निंग काउंसिल, दोनों का सदस्य होता है? एक तो इंटर स्टेट काउंसिल, इंटर स्टेट जो काउंसिल है उसका, और दूसरा जो नीति आयोग है उसका। दोनों की जो गवर्निंग काउंसिल है उसका मेंबर इनमें से कौन होता है? देखिए, इंटर स्टेट जो काउंसिल है उसमें मेंबर एक तो प्राइम मिनिस्टर होता है, और जो नीति आयोग है उसके तो अध्यक्ष ही प्राइम मिनिस्टर होते हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर यहाँ ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो प्रधानमंत्री ऑप्शन में नहीं है, तो राज्यों का जो मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री जो अंतरराज्य परिषद और नीति आयोग दोनों की जो गवर्निंग काउंसिल है उसका मेंबर होता है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य, नहीं ये अलग आ गया है। सर विलियम जोन्स ने निम्नलिखित में से किन पुस्तकों का अंग्रेजी में अनुवाद किया? इनमें से कौन सी पुस्तक है जिनका सर विलियम जोन्स ने अंग्रेजी में अनुवाद किया था?
कालिदास की जो शकुंतलम है, अभिज्ञान शकुंतलम, सभी ने सुन पढ़ा होगा इसके बारे में। अभिज्ञान शकुंतलम महाकवि कालिदास का एक काफी विश्वविख्यात नाटक है, जिसका अनुवाद लगभग सभी जो फॉरेन लैंग्वेज है उनमें हो चुका है। एक्चुअली इसमें क्या है, अभिज्ञान शकुंतलम में, कालिदास की शकुंतला भी कहते हैं ये, इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला का जो विवाह है, उनका बिछड़ना और उनका फिर से मिलना, ये एक काफी सुंदर कहानी है। इसके अलावा देखा जाए तो गीत गोविंद है, गीत गोविंद का भी 1794 में अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है, और 1794 में ही मनुस्मृति का भी, और 1798 में अभिज्ञान शकुंतलम का विलियम जोन्स ने अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो ये तीनों का ही अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया हुआ है विलियम जोन्स ने। डी इसका करेक्ट आंसर है। राखा कॉपर खदान कहाँ स्थित है, ये अभी चर्चा में है, और एक क्वेश्चन सरप्राइजिंगली ऐसा पूछ लिया जाता है कई बार जो चर्चा में होती है, माइंस। राखा कॉपर खदान कहाँ स्थित है, ये राखा कॉपर जमशेदपुर के पास में है, और ये कॉपर की माइंस है। जमशेदपुर है झारखंड में, जमशेदपुर के पास में है झारखंड में। और भारत का जो पहला औद्योगिक तांबा खनन है 1900 में ब्रिटिश सरकार द्वारा यहीं पे शुरू किया गया था। जो कॉपर माइंस है 1900 में ब्रिटिशर्स ने यहीं से शुरू किया गया था, और अभी ये फिर से चर्चा में है। जमशेदपुर का अभी जिक्र हुआ है, तो अभी हाल ही अभी आज ही जो रतन है हमारे देश के, भारत के रतन टाटा जी, वो नहीं रहे हैं। और मुझे भी अभी ये थोड़े टाइम पहले ही पता चला था कि अभी रात को वो उनकी डेथ हो गई है। और उन्होंने देखिए अपना पूरा लाइफ है जो दूसरों के लिए ही समर्पित किया है। ईश्वर उनके आत्मा को शांति दे, हम तो यही प्रार्थना करेंगे। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा? संविधान के कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा, आर्टिकल में लिखा हुआ है कि हर राज्य में एक राज्यपाल होगा? ये आर्टिकल 153 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 153 कहता है कि राज्यपाल होना चाहिए राज्य में। कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का मेन काम, मुख्य काम क्या होता है? सीपीयू का एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। सीपीयू प्राइमरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी, जिसको सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं, इनका क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ये काफी डिटेल में करवाए जा चुके हैं और आगे भी आपको करवाते रहेंगे, और रिवीजन में भी इनको कंसीडर करते हैं। सीपीयू का जो मेन काम होता है, ये जो डेटा है इसको प्रोसेस करना मेन काम होता है सीपीयू का। सीपीयू के और भी बहुत काम होते हैं वैसे। निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालानुक्रमिक व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन। ये क्रोनोलॉजिकली बताना है इनको। देखिए सबसे पहले हंटर आयोग है। हंटर आयोग 1882। इसका गठन जो भारत की प्रारंभिक शिक्षा सुधार है इसके लिए किया गया था। इसका एक उद्देश्य था जो वुड्स डिस्पैच के कार्यान्वयन में जो विफलता हुई वुड्स डिस्पैच की, उसकी जांच करने के लिए ही हंटर आयोग बनाया गया था। विलियम विल्सन हंटर थे इसके अध्यक्ष, जो भारतीय सिविल सेवा के सदस्य भी थे, और इसका दूसरा नाम उच्च शिक्षा आयोग भी था। इसका हंटर आयोग है, दूसरा नाम इसका उच्च शिक्षा आयोग के नाम से ही पूछ लिया जाता है। बात करें सैडलर, जो सैडलर कमीशन है, सैडलर आयोग है, ये 1917 में बनाया गया था। डॉक्टर माइकल सैडलर इस समिति के अध्यक्ष थे। इन्होंने शिक्षा के 10+2+3 पैटर्न की सिफारिश की थी। जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसमें भी यही है 10+2+3, और ये माइकल सैडलर कमेटी की ने भी रिकमेंड किया था इसको। मुस्लिम लड़कियों के लिए जो पर्दा स्कूल है वो स्थापित किए गए थे उस टाइम पे, और माध्यमिक और जो मध्यवर्ती शिक्षा के लिए अलग से बोर्ड हो, इसकी भी इन्होंने रिकमेंडेशन की थी। वुड्स डिस्पैच है, वुड्स डिस्पैच ये 1854 का है। चार्ल्स वुड्स
जो अंग्रेजी शिक्षा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे, उन्होंने लॉर्ड डलहौजी को एक लेटर भेजा था और उन्होंने भारत में शिक्षा की नींव रखी थी। वुड्स डिस्पैच है जिसने। सार्जेंट योजना की बात करें तो सर जॉन सार्जेंट थे, इनको 1944 में भारत में शिक्षा के लिए काफी वाइड योजना, काफी व्यापक योजना तैयार करने के लिए जाना जाता है। इन्होंने जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा है उसको बढ़ावा देने की सिफारिश की थी। माध्यमिक विद्यालय का जो उद्देश्य है उन छात्रों को शिक्षा प्रदान करना था जो एवरेज कैटेगरी में हैं, उत्कृष्ट है और जो उच्च शिक्षा के लिए एक अच्छी योग्यता रखते हैं। इस तरीके का इन्होंने रिकमेंड किया था। तो क्रोनोलॉजी आपके सामने है, अब हम आंसर इसे दे सकते हैं। CABD। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रैम और रोम के लिए सत्य है? रैम और रोम के लिए इनमें से कौन सा? देखिए, रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी होता है। रोम होता है रीड ओनली मेमोरी, जबकि रैम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम रियल ऑप्टिकल मेमोरी है। रोम एक वास्तविक ऑप्टिकल मेमोरी नहीं है, ये एक गैर वास्तविक है। एक्चुअली एक गैर वाष्पशील मेमोरी है जो डेटा और डायरेक्शन को स्थायी रूप से संग्रहित करता है ये, और आमतौर पे जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी है उसका यूज होता है इसमें। तो ये रियल ऑप्टिकल नहीं है। रैम उन निर्देशों को संग्रहित करता है जिन पर आप वर्तमान में काम कर रहे हैं। रैम क्या है? रैम देखिए, जबकि अभी हम रोम पढ़ रहे थे, ये प्राइमरी मेमोरी भी है ये, और मैं आपको बता दूं रोम एक प्राइमरी मेमोरी होती है। रैम की बात करें तो कंप्यूटर डिवाइस में हार्डवेयर है, होता है रैम, जो ऑपरेटिंग सिस्टम को, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को और वर्तमान में आप किसी भी चीज का जो यूज कर रहे हैं उसको ये अस्थायी रूप से भंडार करता है, उसका अस्थायी स्टोरेज होता है ये, ताकि वे डिजाइन जो डिवाइस प्रोसेस है उसके लिए यूज कर सकें। तो ये अस्थायी स्टोरेज करता है जिसपे आप वर्तमान में काम कर रहे हैं। रोम बायोस को संग्रहित करता है। देखिए, बायोस को आमतौर पे रोम से ही जो रीड ओनली मेमोरी है उससे ही संग्रहित किया जाता है, जिसको हम फर्मवेयर भी कहते हैं। कई बार पूछा जाता है कि जो बायोस को आमतौर पे एक प्रकार के रीड ओनली मेमोरी रोम में संग्रहित किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो फर्मवेयर कहा जाता है, जो अक्सर एक फ्लश मेमोरी के रूप में होता है और ये स्थायी बनाता है। जबकि ये क्या करता है कि बिजली चली गई तो इसकी जानकारी को बनाए रखता है। जबकि रैम में क्या होता है? रैम में अगर बिजली चली गई तो आपका डेटा चला जाता है, जबकि रोम में ऐसा नहीं होता है। रैम उपयोगकर्ता के डेटा पढ़ने और लिखने की अनुमति प्रदान करता है। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो रैम का उपयोग मेमोरी को पढ़ने और लिखने के लिए किया जाता है। रैम उन सारे प्रोग्राम्स को, फाइल्स को, डेटा को ये कलेक्ट करता है जो प्रेजेंट में आप सीपीयू से जो निष्पादित कर रहे हैं। ये एक अस्थिर मेमोरी है। अस्थिर मेमोरी रैम को इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बिजली के जाने पे डेटा खो जाता है इसका। सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये करेक्ट आंसर है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। टेस्ट सीरीज का लिंक आपको नीचे पिन्ड मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में, या फिर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। इस नंबर पे कांटेक्ट करके व्हाट्सएप पे मैसेज के थ्रू भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। काबिल शब्द अक्सर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो समाचारों में देखा गया है अभी हाल ही में। काबिल ये खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, काबिल जो है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, ये है काबिल। और भारत में जो आपूर्ति के लिए विदेशी स्थानों में जो सामरिक खनिजों की पहचान करना, अधिग्रहण करना और उनको वाणिज्यिक जो कमर्शियल यूज है उसके लिए यूज लेना, उसके लिए ये तैयार किया गया है सामरिक खनिज।
उम्मीद है ये आपको यूजफुल लगा होगा और ये बिल्कुल आपके लिए यूजफुल है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।